हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं टू डायमेंशनल मोशन का पार्ट। उसमें सबसे पहले आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है। कोई भी पार्टिकल टू डायमेंशनल मोशन तब होगा जब एट द सेम टाइम वो एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और वाई एक्सिस में भी जा रहा है या फिर किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स में जा रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ, सपोज करें कि आपके पास ऐसा कुछ ले लेते हैं। सपोज करें कि कोई भी पार्टिकल पहले x में जा रहा है और फिर y में गया, पहले x में गया और फिर y में गया, तो ये टू डायमेंशनल मोशन नहीं कहलाएगा। ये पार्टिकल का टू डायमेंशनल मोशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन तो तब होता है जब पार्टिकल एट द सेम टाइम x में भी जा रहा है और y में भी जाना चाहिए। एक ही साथ साइमल्टेनियसली उसकी कुछ कंपोनेंट या फैक्टर x में भी होना चाहिए और y में भी होना चाहिए। ऐसा कब होगा जब पार्टिकल को किसी एंगल पे ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल में थ्रो कर देंगे तो वो एक पाथ बनाता हुआ कहीं दूर जाके गिरेगा, उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जरा देखिए यहाँ पे ये पार्टिकल, सपोज करें कोई गेंद है, बल्ले से लगा और वो इस तरह से ट्रैजेक्टरी बनाता हुआ, इस तरह से पाथ बनाता हुआ जाके गिर रहा है। ये एंगल थीटा है। किसी भी टाइम पे गेंद जब यहाँ होगा तो उसको देखो उसकी पोजीशन एक्स में भी कुछ आगे बढ़ गई और वाई में भी कुछ पोजीशन आगे बढ़ गया, और इसीलिए ये टू डायमेंशनल मोशन होता है। और ये टू डायमेंशनल मोशन का मतलब कि एट द सेम टाइम एक्स में भी चलना चाहिए और वाई में भी चलना चाहिए। अगर पार्टिकल एट द सेम टाइम एक्स में भी और वाई में चल रहा है तब ये टू डायमेंशनल मोशन होगा, और अगर पार्टिकल एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में चल रहा है तब ये थ्री डायमेंशनल मोशन होगा एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं होता है कि पहले आप एक्स में चले फिर वाई में चले तो हम बोलेंगे भाई हमने ओवरऑल एक्स में भी कवर किया और वाई में भी कवर किया, तो वो टू डायमेंशनल मोशन नहीं कहलाएगा। क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक आप एक्स में ही चले, किसी पर्टिकुलर टाइम तक आप वाई में ही चले, यानी कि एक तरह से आप 1D मोशन ही कर रहे हैं बट टू डिफरेंट डायरेक्शन में, तो ये वन डायमेंशनल मोशन होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो हम लोग आज कवर कर रहे हैं वो टू डायमेंशनल मोशन का एक पार्ट है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। हमें जो टू डायमेंशनल मोशन में पढ़ना है वो है एक सर्कुलर मोशन और एक है प्रोजेक्टाइल मोशन। आज जो हम लोग बात करेंगे वो प्रोजेक्टाइल मोशन में होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह का होता है, एक होता है ऑब्लिक और एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट यहाँ पे अभी जो हम लोग बात करेंगे वो है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है उसकी हम लोग एक एक करके सारी सीरीज में बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो यहाँ पे आप चाहें तो साथ साथ डेफिनेशन के तौर पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इफ अ पार्टिकल मूविंग इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल साइमल्टेनियसली, एक साथ चलनी चाहिए, तब हम उस पार्टिकल का टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बनाया हुआ है। सपोज करें कि आप किसी भी पार्टिकल को ऊपर थ्रो किए और फिर कैच कर लिए, ये वन डायमेंशनल मोशन है। आप किसी भी पार्टिकल को सपोज करो गेंद लिया, गेंद को ऊपर थ्रो किया फिर कैच कर लिया, ये वन डायमेंशनल मोशन है। और अगर आप ऊपर थ्रो कर रहे हो और आगे भी बढ़ रहे हैं तो आपकी पाथ कुछ ऐसे पाथ बनता हुआ जाएगा। मान लीजिए कि जैसे ही आपने किसी से ऊपर थ्रो किया और किसी ने धक्का दे दिया, तो ये ठीक उसी समय पे जब आपने थ्रो किया आपके हाथ से गेंद छूटा, उसी समय कोई सामने से भी फोर्स लगा दिया आपको, तो आप आगे भी बढ़ेंगे। तो एट द सेम टाइम उस गेंद पे दो फोर्स लग रहा है। देखिए एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए किसी गेंद को आपने हवा में उछाला, ऊपर गया फिर वापस लौट के आ गया, ये 1D मोशन का हो गया, क्योंकि एक ही मोशन हो रहा है एक बार में। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि गेंद को आपने हवा में उछाला और किसी ने आपको इधर से फोर्स लगा दिया और ये आपका हो गया इधर डिस्प्लेसमेंट, तो अब इस गेंद को किसी एंगल में फोर्स मिल गई और उन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे बना वो। इसका मतलब गेंद का पोजीशन अब थोड़ा आगे शिफ्ट हो चुका है, पहले यहाँ था अब यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि आपको एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा है। देखिए जब कोई हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? बहुत सिंपल, एक बार फिर से समझिए इसको। अगर आप गेंद को ऊपर उछले और कैच कर लिए, ये 1D मोशन होता है, गया और फिर वाई, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। आप इसे वाई एक्सिस ले लीजिए, वाई एक्सिस में मोशन हो रहा है। लेकिन अगर आपने फेंकते हुए आगे बढ़ेंगे, मतलब आपके हाथ से गेंद छूटा और आप आगे बढ़े, दोनों साथ साथ होनी चाहिए,
अगर ऐसा हो रहा है तो ये 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल हो गया और ये प्रोजेक्टाइल पाथ बनेगा। किस तरह का मोशन होगा? प्रोजेक्टाइल। और यही 2 डायमेंशनल मोशन होगा, यही 2D मोशन है। क्लियर है? और इसी को हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहेंगे। और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को लेकर। अच्छा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब कि अगर आपके पास कोई गेंद है, आपने यहाँ पे लिया है और किसी एंगल में थ्रो कर दिया है हॉरिजॉन्टल से, ये जो पाथ बनता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन का होता है। और ऐसा कब कब होगा? ऐसा पाथ कब कब बनेगा? जब फील्डर बाउंड्री से कैच थ्रो कर रहा है दूसरे प्लेयर के पास, तो वो एक जो पाथ बनता हुआ दिखेगा वो प्रोजेक्टाइल होता है। या फिर अगर मान लीजिए कि कोई बल्लेबाज बॉल को हिट करता है और बाउंड्री तक पहुंचा रहा है 6, तो उस कंडीशन में जो पाथ बनेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है और ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहलाते हैं। जब आपका वेलोसिटी कुछ सर्टेन एंगल पे हो तब वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में क्या क्या घटनाएं घटती है, एक्स में क्या होता है, वाई में क्या होता है। अब देखो, आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है कि कितने समय में कुछ सर्टेन वेलोसिटी दे रखी होगी, और पहला क्वेश्चन टाइप का इस तरह से आता है कितने देर में वो जमीन पे टकरा जाएगा। दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि भाई कितना दूर जाके गिरेगा, दिस इज कॉल्ड रेंज, कितना दूर जाके गिरेगा। और अगर मैं बात करूं कि ये गेंद कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर सकती है, वो है आपका मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द गेंद, वो है एच मैक्स। तो इन जनरल यही 3 फॉर्मूला ऐसा होता है जो याद होना चाहिए और मोस्ट कॉमन है, मतलब स्टैंडर्ड यही है। और हमें अभी इस फॉर्मूले के बेस पे नहीं करनी है सारी चीज़ें, पहले हमें समझना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, थोड़ी सी ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन। चूँकि मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग या फीलिंग थोड़ा सा आना जरूरी है, तभी क्वेश्चन करने में मज़ा आता है। तो ये जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है इसको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ आपको। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक गेंद लिया और इसको एक कोऑर्डिनेट बना रहे हैं। लेट से एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है ये, और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए किसी भी गेंद को आपने ऐसे थ्रो कर दिया सर्टेन यू से, और ये ऐसा पाथ बनता हुआ जा रहा है। पहली बात तो देखिए कि ऐसा पाथ बन क्यों रहा है। ऐसा पाथ इसलिए बन रहा है क्योंकि इस पे एक एक्सटर्नली फोर्स लगा रहा है, वो है ग्रेविटी। इस पे एक एक्सटर्नली फोर्स हमेशा लगा रहा है, वो है ग्रेविटी। इसको हर टाइम ग्रेविटी या पृथ्वी अपनी ओर खींच रहा है, पुलिंग नेचर है, तो वो उसको लगातार गेंद को खींच रहा है, जिसकी वजह से इसका पाथ लगातार चेंज होता 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 एक टाइम के बाद वो गिर जाता है। दूसरी बात, अगर ग्रेविटी नहीं होता तो ये ऐसे ही सीधा पाथ पे चला जाता, क्योंकि कोई डिफ्लेक्ट कर आने वाला नहीं है होता, तो वो अनडिफ्लेक्टेड होते हुए जिस एंगल पे आपने गेंद को थ्रो किया उसी एंगल पे वो चलता चला जाएगा, वो कभी बेंड नहीं होगा। ओके, अब हम इस पे बात करेंगे कि भाई एक्स में क्या होगा, वाई में क्या होगा, कैसे। यहाँ पे आपने बोला कि यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन है, तो एक्स में भी हो रहा है और वाई में भी हो रहा है। कैसे हो रहा है इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए गेंद यहाँ पे है, अभी गेंद अभी यहाँ पे है, समझना ध्यान से। यहाँ पर था तो उसका एक्स और वाई दोनों ही था। अब थ्रो किए हैं कुछ सर्टेन स्पीड से, तो गेंद अगर यहाँ है उसका एक कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है, लेट से यूएक्स में कह रहा हूँ थ्रो करते समय, और इसका दूसरा जो कंपोनेंट है वो है यू आई। अब जरा ध्यान से देखिए, जब गेंद यहाँ होगा तो उसका एक्स में भी कुछ पोजीशन बढ़ चुका है, अब है यू एक्स, है ना। स्पीड चाहे कुछ भी हो, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कि उसका पोजीशन कैसे बदल रहा है। और यहाँ पे हो गया उसका वाई वाला। आप इसको ऐसा कर लो, एक्स और वाई ले लो, एक्स ले लो और यहाँ पे हम ले लिए इसका वाई। तो आप देख सकते हैं हर टाइम पे इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती घट रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी वैल्यू जो हो रही है, अब ये एक्स में बढ़ गया, इसके बाद यहाँ पे वाई में भी बढ़ रहा है। इस वाले पोजीशन पे अब वाई कांस्टेंट हो गया, अब नहीं, इसके ऊपर नहीं बढ़ेगा वाई, अब घटना चालू होगा। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ
कि जब भी किसी गेंद को थ्रो करते हैं ना तो उसमें x में भी बदलाव होता है और y में भी बदलाव होता है। अगर x में जो चेंज हो रहा है और y में चेंज हो रहा है एक साथ होनी चाहिए, है ना, सेम रेशियो से चेंज हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट चेंज होना जरूरी है x में भी और y में भी। और वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है, ये है ux, ये है uy। कुछ समय के बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये vx हो गया और ये vy हो गया। अब v की वैल्यू अलग अलग पोजीशन पे बदलते जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी थी कि पहली बात 2 डायमेंशनल मोशन वो होता है जो x में और y में लगातार चेंज होना चाहिए, साइमल्टेनियसली एक साथ होना चाहिए। पहली बात आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। दूसरी बात, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं? अगर किसी गेंद को किसी एंगल में थ्रो कर दिया जाए हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल बनाते हुए तो वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है। और उसमें मैंने आपको दिखाया कैसे गेंद x में और y में चेंज हो रहा है। और अब हम लोग इस पे डिटेल में बात करेंगे कि x में क्या क्या चेंज हो रहा है, y में क्या क्या चेंज हो रहा है, और फिर वो रिजल्ट डिराइव करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सपोज करें कि यहाँ पे हम लोग बात करें, इधर है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। हम इसमें ये बात करेंगे कि x में क्या बदलाव हो रहा है और y में क्या बदलाव हो रहा है, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई गेंद है और आपने थ्रो करा और पाथ कुछ ऐसा बन रहा है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऐसा पाथ क्यों बन रहा है, ठीक है। अब सपोज करें कि हम बात कर रहे हैं कि x में क्या क्या चेंज हो रहा है और y में क्या क्या चेंज हो रहा है। तो शुरुआत से बात करते हैं। यहाँ पे हमने u ले लिया, किसी एंगल में जब आपने थ्रो किया होगा तो उसका एक कंपोनेंट ले रहे हैं u cos थीटा x में, और y में ले रहे हैं u sin थीटा। मतलब जब आपने किसी गेंद को किसी एंगल में थ्रो किया, किसी भी एंगल में आप कोई गेंद को थ्रो कर रहे हैं तो उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया, u cos थीटा और u sin थीटा, ठीक है। अब हम x में सारी चीजें बात करना चाहते हैं पहले कि x में क्या क्या बदलाव हो रहा होगा। तो चलिए इधर यहां पे लिख लेते हैं x कंपोनेंट लिख लेते हैं और यहां पे ले लेते हैं y कंपोनेंट। थोड़ा समझते चलेंगे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। देखिए सबसे पहले बात करें, इस फोटो को मैंने सेंटर में रखा हुआ है और ये सारी चीजें हम अभी लिखेंगे, एक एक x में क्या क्या हो रहा है, y में क्या क्या हो रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान समझते हैं। देखिए सबसे पहले ux जो है वो u cos थीटा है x में, यहाँ पे y में लिख लेते हैं uy जो है वो u sin थीटा है। देखिए एक पार्ट तो हमें मालूम चल गया, इसको आप डब्बे में बना लीजिए कि हाँ भाई एक चीज़ तो क्लियर हो गया यहाँ पे। दूसरी बात, अब जो fx है x एक्सिस में वो 0 है, fx x एक्सिस में 0 है। आप बोलेंगे सर जब हम थ्रो करते हैं तो हमने x में तो कुछ दिया है तभी तो बॉडी आगे जा रही है। एक्चुअली जब आप थ्रो करते हैं ना उस वक्त का fx नहीं काउंट कर रहे हैं, जब गेंद आपके हाथ से छूट गया और जब वो हवा में है उस वक्त x एक्सिस में कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो बात होती है। तो कोई भी फोर्स x एक्सिस में तो नहीं लग रहा है, इसलिए fx 0 है। अगर fx 0 है तो सिमिलरली ax एक्सेलरेशन इन x एक्सिस में भी 0 होगा। इधर Fy में फोर्स लगता है ग्रेविटी द्वारा फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग mg कहते हैं, और इसका एक्सेलरेशन तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा -g। अच्छा g होता है या आपने माइनस क्यों लगाया? माइनस चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नीचे जा रहा है ना, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए हमने उसको g लिखा। ओके आगे बात करते हैं। क्या हम यहाँ पे Vx लिख सकते हैं? Vx इज इक्वल टू ux, न्यूटन का मोशन ऑफ इक्वेशन ले रहे हैं अपन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, ax इंटू टी। तो हम सभी x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं इसलिए हम नीचे में x एक्सिस लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे Vx इज इक्वल टू ux, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं u cos थीटा प्लस ax तो 0 है इसलिए Vx इज इक्वल टू u cos थीटा होगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि उसका इनिशियल स्पीड थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा जब तक वो गेंद टकरा ना जाए, यानी कि जो स्पीड यहाँ होगा वही स्पीड x कंपोनेंट का यहाँ भी होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि v क्या है? फाइनल स्पीड, वो u cos थीटा है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए vx की वैल्यू u cos थीटा आ रही है।
और इनिशियल वैल्यू भी u cos थीटा थी। इसका मतलब गेन जब आप थ्रो करेंगे x कंपोनेंट में, वही कंपोनेंट थ्रू आउट सेम रहेगा जब तक ये गेन टकरा ना जाए। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं vy को। vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो ए वाई कितना होगा, u साइन थीटा, और ए वाई की यू वाई तो u साइन थीटा हो गया। अब ए वाई की वैल्यू कितनी होगी, माइनस जी इंटू टी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास वी वाई की वैल्यू आ गई, वी वाई की वैल्यू आ गई। अब वी वाई कितना है, u साइन थीटा माइनस जी टी, और यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, u cos थीटा। अब जरा देखिए, मैंने बताया कि जो वी एक्स है, एक्स कंपोनेंट वाला जो स्पीड है वो नहीं बदल रहा है। क्या वाई एक्सिस वाला भी स्पीड नहीं बदल रहा है, तो बदल रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है। एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा, u साइन थीटा माइनस जी टी। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वैल्यू बदल रही है, टाइम पे बदल रहा है। देखिए तो 1 सेकेंड होगा, पहले तो जीरो करते हैं, t इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो ये वैल्यू जीरो, इसका मतलब u साइन थीटा था, ठीक बात है। अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड पे करेंगे तो ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी, मतलब 10 आ गया, और ये भी एक संख्या है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। सिमिलरली ये बढ़ते बढ़ते, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे निगेटिव वाला पूरा फैक्टर बड़ा होता जाएगा, और होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। भैया देखो, ये कोई पॉजिटिव संख्या होगा, लेट से सपोज कि हम इसको 20 मान लेते हैं समझाने के लिए, u साइन थीटा की वैल्यू आ गई 20, समझाने के लिए आपको वैल्यू ले रहे हैं, और आप g की वैल्यू जानते हैं 10 होती है। t की वैल्यू स्टार्ट करते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 2 सेकेंड पे ही ये वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। 2 सेकेंड पे ही फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। तो जब फाइनल वेलोसिटी 2 सेकंड पे जीरो हो गया, कहने का मतलब ये है कि जब आप टाइम बढ़ाएंगे तो वी की वैल्यू वेरिएबल है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, किसी भी टाइम पे आपको निकालना है, फिर अलग अलग टाइम रखना पड़ेगा, उस वक्त वेलोसिटी अलग अलग आएगी वाई कंपोनेंट की, लेकिन एक्स कंपोनेंट की एज इट इज सेम रहती है, कुछ भी बदलाव नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे रेंज का, मतलब एस एक्स के लेकर। देखिए बेटा, यहाँ पे एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अगर आप ये समझ जाते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत स्मूथली बनता है। देखिए, फॉर्मूले बेस पे तो क्वेश्चन बन ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा फील आने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपके लिए दिक्कत नहीं जाएगा। तो थोड़ा समझते हैं, एकदम ध्यान देते हैं। यहाँ पे ए एक्स तो जीरो है, इसकी वजह से पूरा टर्म जीरो हो गया। ये आपके पास एस एक्स क्या बचा है, एस एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी बचा, ठीक है। क्या बच रहा है, एस एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। एस एक्स कितना है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस। अब आइए हम बात करते हैं एस वाई में। एस वाई क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। आप जरा सोचिए क्या बन सकता है इसका फॉर्मूला, क्या बन सकता है इसका, अगर मैं बनाऊं तो एस वाई इज इक्वल टू देखिए एस वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एस वाई भी टी पे डिपेंडेंट है। टी की आप एस वाई मतलब ऊंचाई में क्या है, ये भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन x में देखिए, x भी एक्चुअली टाइम पे डिपेंड कर रहा है कितना हो रहा है, लेकिन ux जो vx है वो कांस्टेंट है, ठीक है। बस यही तीन चीज आपको समझना था। पहला, ux u cos थीटा थ्रू आउट सेम रहेगा, fx जीरो होता है, ax भी जीरो हो गया क्योंकि fx ही जीरो है, तो ax भी जीरो होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। vx जो है वो u cos थीटा का थ्रू आउट कभी चेंज होता नहीं है। तीसरा, एस एक्स जो है वो u cos थीटा इंटू टी, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एस एक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। अब इधर चलते हैं, यू वाई हो गया u साइन थीटा, बिल्कुल सही बात है। एफ वाई जो होता है वो ग्रेविटी, इस पर फोर्स लगाती है,
और ए वाई जो है यहाँ पे माइनस जी लिखते हैं, वी वाई जो होगा वो यू साइन थीटा माइनस जी टी, यहाँ पे टाइम पे डिपेंडेंट हो रहा है, यही चीज़ हमने फिर से यहाँ पे लिखा है, एस वाई भी टाइम पे डिपेंडेंट हो रही है। क्लियर है क्या? ये 3 पार्ट इधर 3 पार्ट इधर, यही इसको बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ, इसे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। अब कोई भी फॉर्मूला हो, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ के रखते हैं, याद करके रखते हैं 2u sin थीटा अपॉन में g, बट नीट के लिए ये पार्ट बहुत ज़रूरी है कि आप फॉर्मूले याद रखिए। कई बार वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है आपके पास कि आप उसको सॉल्व करें, एक्सप्लेन करें, ये सब चीज़ें, तो फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस बियॉन्ड फॉर्मूले से भी बाहर जाते हैं कि भैया डायरेक्ट वाला नहीं है, ये थोड़ा सा और लगेगा, तब इक्वेशंस आती है, तब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। तो वही पार्ट है, आप इस तीनों चीज़ों को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से आप लिख लीजिए। अब इन तीनों से मैं फॉर्मूले डिज़ाइन करके आपको बताता हूँ। क्लियर है? नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे इस पे बात करते हैं। देखिए हम लोग एक बात तो समझ गए, एक्स कंपोनेंट एक बार आप देखो, आपको याद भी हो जाना चाहिए, अभी पढ़ते पढ़ते ही याद कर लो। एक्स कंपोनेंट और इधर वाई कंपोनेंट, इधर हमने लिखा वाई कंपोनेंट, समझना है एकदम अच्छे से समझना है। एक्स कंपोनेंट और इधर वाई कंपोनेंट। अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करूँ तो हमने क्या लिखा था बताओ एक बार, यू कॉस थीटा, जो कभी चेंज नहीं हो रहा था। ए एक्स, अब फोर्स नहीं लिख रहा हूँ, 0, जो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए इस तरह से। और वी एक्स जो है वो यू कॉस थीटा ही आ रहा था, यानी कि थ्रू आउट वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, थ्रू आउट वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट में कांस्टेंट होगा। अच्छा, एस एक्स कितना था, यू कॉस थीटा इनटू में टी था। ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे करी। सबसे पहले हमने यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। चलिए 4 चीज़ें। एक और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, ओके, वी वाई कितना है, अच्छा इस ए वाई बात कर लेते हैं पहले, ए वाई कितना है माइनस जी, तीसरा वी वाई कितना है यू साइन थीटा माइनस जी टी, या टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ जी, और चौथा एस वाई जो है वो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मैंने ये सब रिज़ल्ट थोड़ा आपको डायरेक्ट एक जगह लिख दिया ताकि आपको याद रहने में, देखिए यही वो कच्चा चिट्ठा है जो आपको याद होने चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये पता है तो आप कुछ भी निकालिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, रेंज निकालिए, मैक्सिमम हाइट निकालिए, किसी भी पॉइंट पर एनी टाइम टी पर वेलोसिटी निकालिए, सब बहुत आराम से निकाल पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा डिराइव करके देखते हैं कि क्या हम इस रिजल्ट से, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin थीटा अपॉन में g, ये रिजल्ट इससे डिराइव होगा कि नहीं होगा। बहुत छोटा सा चीज़ है, चलिए करते हैं डिराइव। पहले तो आपको इस पे लेकर चलता हूँ। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन है, हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब मेरे पास इक्वेशन लिखा हुआ है, उधर भी लिखा हुआ था, तो अगर चलो वहीं चलते हैं, यहाँ पे लेकर चलते हैं, यहाँ बीच में बना लेते हैं एक बार। अच्छा सुनना, हम अब ये जानना, इधर x है और इधर y है। सुनेंगे एक सेकेंड। मान लीजिए कि हमें पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 4 इक्वेशन इधर से, मतलब इसको मैं इक्वेशन नहीं बोल रहा हूँ, तो 3 इक्वेशन इधर से और 3 इक्वेशन इधर से, एक्सप्रेशन को छोड़ रहा हूँ मैं, है ना, वो हमारे लिए कोई पार्ट नहीं है। 3 इक्वेशन इधर से और 3 इक्वेशन इधर से, कैसे अरेंज करें, कौन से इक्वेशन ले जिससे हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल पाए, कौन से इक्वेशन लिया जाए जिससे हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, कौन सा इक्वेशन लिखिए भाई, कौन सी इक्वेशन लिखिए। देखो जब गेंद यहाँ से चलना शुरू करेगा और जब यहाँ पे गिर जाएगा, उस वक्त एस वाई वाला टर्म तो 0 होगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट में वाई वाला टर्म तो 0 ही होता है ना। अगर यहाँ कोऑर्डिनेट लिखोगे तो a, 0 लिखोगे, मान लो ये डिस्टेंस a है,
तो लिखोगे ना a कॉमा 0, तो y वाला जो कंपोनेंट है वो तो 0 है, तो y कंपोनेंट अगर आप 0 बना रहे हैं, y कंपोनेंट अगर 0 बना रहे हैं तो क्या होगा देखना यहाँ पे, sy को मैं 0 कर रहा हूँ, sy इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। sy का कंपोनेंट मैंने 0 किया, किसके लिए निकालने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। तो जरा देखना यहाँ पे, मैंने यहाँ पे टी नहीं लिखा, सॉरी, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा सा एक स्टेप में ऊपर जाके लिखता हूँ, यहाँ पे टी को कॉमन लिया, क्या आएगा, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी टी इक्वल टू 0। अब यहाँ से टी की दो वैल्यू आएगी, 0 और टी की एक और वैल्यू आएगी 2u साइन थीटा अपॉन में g। ये दो वैल्यू आया टी का। अब ये जो दो वैल्यू आया ना टी का, वो यहाँ से डिराइव्ड हो गया है। अच्छा, टी दो ही जगह 0 हो रही है, sy दो ही जगह 0 हो रहा है, एक जब आप थ्रो किए थे उस वक्त इनिशियल था, और जब एक पहुँचा था, दो वैल्यू आनी भी चाहिए। तो ये पहला sy तब 0 हुआ जब t इक्वल टू 0 था, और दूसरा तब हुआ जब 2u साइन थीटा अपॉन में g था। इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं। आप सोचो कितना इजी है ये पार्ट करना, सिर्फ समझना है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करनी है, बस इसी से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बट आपको ये पता तो होना चाहिए कि कैसे बनाएंगे, इसको यूज कैसे कैसे करना है। चलिए कुछ और निकालते हैं। मान लीजिए कि हमको रेंज निकालना है। देखिए एक फॉर्मूला तो आपका आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब चलिए बात करते हैं रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकालेंगे, जरा सोचो, रेंज कैसे निकालेंगे। रेंज के लिए जब तक ये आगे जाता जाएगा तब तक वो रेंज होता रहेगा। तो रेंज के लिए कौन डिसाइड करेगा भैया, रेंज Sx बताएगा, Sx ही तो रेंज है। और रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, u cos थीटा, और जब तक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जब तक आगे जाएगा तब तक वो रेंज बढ़ता जाएगा, तो इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू कैपिटल T, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इससे मल्टीप्लाई करिए, रेंज का फॉर्मूला बन गया u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या लिखेंगे, 2u साइन थीटा अपॉन में g। आप देखो कितना इजी है, क्या बन गया भैया, u स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में g। यही रेंज का फॉर्मूला बन गया। देखो इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, साइन 2 थीटा करके लिखा जाता है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस कहीं मुझे दिख जाए, ठीक है। आई गेस आपको पूरा दिख रहा होगा। तो रेंज आ गया आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। देखो अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको प्रोजेक्टाइल मुश्किल नहीं लगेगा, एकदम इजी है। अगर आप ये जो पूरा पार्ट है अगर आप समझ जाते हो ध्यान से, तो इनफैक्ट अगर आपको फॉर्मूले याद भी नहीं है तब भी आप बना सकते हो। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगा फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि टाइम इतना कॉम्पिटिटिव में नहीं मिलता है कि आप इतना भी लिख पाओ। अगर आप नहीं याद है और करना ही है तो ये आप पार्ट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में एक और बच गया, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। यही आता है, कैसे करेंगे सुनना। क्या हमें एच मैक्स के लिए sy पे जाना चाहिए, क्योंकि हाइट ही बताएगा। अच्छा, लेकिन इसमें टाइम क्या रखेंगे, एच मैक्सिमम तो तब होगा ना जब टोटल टाइम का आधा होगा, यानी t/2 टाइम होगा। यानी कि 2u साइन थीटा अपॉन में g है तो उसका आधा कितना होगा, u साइन थीटा अपॉन में g पे। तो रख दो इस फॉर्मूले पे, u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा अपॉन में g। मैं आधा रख रहा हूँ बेटा, 2u साइन थीटा अपॉन में g है ना, तो उसका आधा कितना होगा, u साइन थीटा अपॉन में g माइनस हाफ g। किसके जगह पे रख रहा हूँ, टाइम की जगह पे, एंड u साइन थीटा अपॉन में g का स्क्वायर। अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यूज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये सॉल्व करेंगे तो आपका एच मैक्स की रिजल्ट आ जाएगी। आप देखो कितना इजी था, तीनों स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमने यहाँ पे डिराइव्ड कर दिया उसी रिजल्ट से जो हमने आपको सिखाया है।
ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से आपका एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन एकदम बेसिक वाला पार्ट में कवर हो गया। क्लियर है? ठीक है, एक बार फटाफट जल्दी से रिकॉल करते हैं, नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पहली बार टू डायमेंशनल मोशन फटाफट जल्दी से रिकॉल करते हैं। टू डायमेंशनल मोशन उसे कहेंगे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में साथ साथ चल रहा होता हो, उसको टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और इसी के पार्ट में हम लोग आज पढ़े हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में हम लोगों ने बात करा कि किसी भी गेंद को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल में थ्रो करेंगे तो वो आपका पाथ जो बनेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, और इस प्रोजेक्टाइल मोशन को कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में मैंने आपको एक्स एक्सिस में 3 चीजें बताई और वाई एक्सिस में भी 3 चीजें बताई, और उसके बाद फिर मैंने आपको डिराइव किया कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, फिर मैंने आपको रेंज बताया और फिर मैक्सिमम हाइट बताया। क्लियर है? आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके आगे हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।